नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये बायोलॉजी का बिट्टू झा का जो पूरा का पूरा बायोलॉजी है उसका जो एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं हम। प्लेलिस्ट में मौजूद है और ज्योग्राफी भी चल रहा है। चलो चलिए इसको याद करते हैं। इसमें दो पार्ट करेंगे, इसका पार्ट वन और पार्ट टू, क्योंकि लगभग इसमें हमको लगता है कि 180 के आसपास क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कहता है। चैप्टर है पौधों का जैविक वर्गीकरण, चौथा चैप्टर है। तो मानव का नजदीकी संबंध चिंपांजी से है। मानव का जो नजदीकी संबंध दोस्तों चिंपांजी से, इसको याद रखिएगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा सही है वही कहता है खोजने के लिए। तो जीवों की संरचना, प्रजनन, स्वभाव, पोषण आदि गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। बिल्कुल सही बात है कि जीवों की संरचना, प्रजनन, स्वभाव, पोषण आदि गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। बिल्कुल सही है। वर्गीकरण के सिद्धांत का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है, जिसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। वर्गीकरण के सिद्धांत का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है, जिसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये बात भी सही है। तो दोनों का दोनों दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है। तो लिनियस को वर्गीकी का जनक कहते हैं। इन्होंने दो जगत में वर्गीकरण किया है, सजीवों का, प्लांट और एनिमल। ठीक है, इसलिए वर्गीकी के जनक दोस्तों लिनियस को कहते हैं। अच्छा, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक जो है ना, लिनियस ही लिखा है। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक लिनियस ने लिखा है। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक लिनियस ने लिखा है। जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई अथवा आधारीय इकाई स्पीसीज है। जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई अथवा आधारीय आधारीय इकाई दोस्तों स्पीसीज है। इसको ध्यान रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, स्पीसीज मतलब जाति होता है, स्पीसीज क्या है। तो ये दोस्तों अंतर प्रजनन करने वाली जनसंख्या। ठीक है, अंतर प्रजनन करने वाली जनसंख्या है, इसको ध्यान रखेंगे। छठा है, द्विपद नामकरण पद्धति सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था। तो लिनियस ने ही किया था। द्विपद नाम पद्धति लिनियस ने किया था। द्विपद नाम पद्धति दोस्तों लिनियस ने किया था। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पांच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। तो आर एच हिटेकर के द्वारा। पांच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है। आर एच हिटेकर के द्वारा। हिटेकर के पांच जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोट को रखा गया है मोनेरा में। हिटेकर के पांच जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोट को रखा गया है मोनेरा में। ठीक है, वो प्रोकैरियोट को मोनेरा में रखा गया है। अच्छा, द्विपद नाम पद्धति में दो शब्द सूचित करते हैं क्रमशः जीनस तथा स्पीसीज को। ठीक है, जीनस और स्पीसीज को। द्विपद नाम पद्धति में दो शब्द सूचित करते हैं जीनस और स्पीसीज को, इसको याद रखेंगे। हाँ, अगला है कि द्विनाम पद्धति का अभिप्राय पौधा के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं वंश। पहला वंश होता है, दूसरा जाति होता है। पहला वंश होता है, दूसरा जाति। पहला वंश, दूसरा जाति। वर्गीकरण की प्रकृति सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया था। स्वीडिश वैज्ञानिक लिनियस ने। वर्गीकरण की प्रकृति सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो स्वीडिश वैज्ञानिक था लिनियस। ठीक है। अच्छा, पौधा का नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है, टैक्सोनॉमी। पौधा का नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी टैक्सोनॉमी कहलाता है। पांच जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय जीव ही शामिल है। दो। पांच जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय जीव है। पांच जगत में कुल कितना ऐसा जगत है जिसमें केवल एक कोशिकीय है। दो जगत, मोनेरा और प्रोटिस्टा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इसको थोड़ा सा देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कहता है कि मोनेरा जगत में बैक्टीरिया आता है। मोनेरा जगत में बैक्टीरिया आएगा। मोनेरा जगत में बैक्टीरिया आएगा। प्रोटिस्टा जगत में युगलिना सूक्ष्म जीव प्रोटोजो आता है। प्रोटिस्टा में युगलिना सूक्ष्म जीव प्रोटोजो आता है। प्रोटिस्टा में युगलिना सूक्ष्म जीव प्रोटोजो आता है, जिसमें परपोषण स्वपोषण सभी होता है। अगला है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि स्पीसीज प्लेटेरम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। कैरोलस लिनियस। स्पीसीज प्लेटेरम जो है लिनियस लिखा है। मोनेरा जगत में जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है। तो स्वपोषण और विषम पोषण दोनों होता है। मोनेरा जगत में जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है। स्वपोषी और विषम पोषी। मोनेरा जगत में जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है। स्वपोषी और विषम पोषी दोनों होता है। आगे देखेंगे।
प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं कीमो कीमो ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स सभी के सभी आते हैं। सही क्रम को पहचानना है तो पहले स्पीसीज आएगा, फिर जीनस, फिर ऑर्डर, फिर किंगडम। स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, किंगडम। स्पीसीज के बाद जीनस, इसके बाद ऑर्डर, फिर किंगडम। स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, किंगडम। स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, किंगडम आएगा। किस टैक्सोनॉमी शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान का प्रयोग में लाया जा सकता है? टैक्सान। किस टैक्सोनॉमी शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में ला सकते हैं? टैक्सान हो जाएगा, ठीक है। किस टैक्सोनॉमी के शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में ला सकते हैं? टैक्सान। कौन प्रोकैरियोट जीव है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट जीव है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट जीव है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट जीव है। लेकिन दोस्तों शैवाल जो है मैक्रोफाइट है, शैवाल मैक्रोफाइट्स है, शैवाल मैक्रोफाइट्स है, और शैवाल जो है लियोथ्रिक्स भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। किस वर्गीकी अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं? तो वो स्पीसीज हो जाएगा। किस वर्गीकी अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं? वो स्पीसीज हो जाएगा। किस वर्गीकी अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं? वो स्पीसीज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कथन पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है, ठीक है। तो जीव के बाह्य लक्षण के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। जीवों के बाह्य लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत दोस्तों बेंथन ने किया था, ये डाल्टन हुक ने शुरू किया था और लिनियस ने शुरू किया था, ठीक है। तो कृत्रिम वर्गीकरण की शुरुआत कौन कौन शुरू किया था? डाल्टन हुक और लिनियस ने शुरू किया था, यही सही होगा। तो यहाँ क्या कहता था पहला कि जीवों के बाह्य लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। अच्छा, कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत लिनियस और डाल्टन हुक ने किया था, ठीक है, ये सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सभी जीव बने होते हैं रासायनिक अणुओं द्वारा, जैव अणुओं द्वारा और कोशिका द्वारा। सभी जीव बने होते हैं रासायनिक अणु से भी, जैव अणु से भी और कोशिका द्वारा भी, सभी के सभी से बने। सभी जीव और पौधे जंतु बने होते हैं रासायनिक अणु से, जैव अणु से और कोशिका अणु से, ठीक है। अगला कि हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट्स को किस वर्ग में रखा गया है? दोस्तों यूकैरियोट्स को रखा गया है, यूकैरियोट्स को रखा गया है पांच में 4 किंगडम में। यूकैरियोट्स जो है दोस्तों 5 को तो है ना, उसमें 4 किंगडम में यूकैरियोट्स रखा गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। जेनेरा प्लैंटेरम किसने लिखा है? जेनेरा प्लैंटेरम लिखा है बेंथम तथा हुकर ने। जेनेरा जेनेरा प्लैंटेरम लिखा है बेंथम तथा हुकर ने। जेनेरा प्लैंटेरम लिखा है बेंथम तथा हुकर ने। जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? साइटोटैक्सोनॉमी। जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है, जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसको कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसको कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। समान गुण वाले कुलों को किसमें शामिल किया जाता है? ऑर्डर में। समान गुणों वाले कुलों को किसमें शामिल किया जाता है? ऑर्डर में। समान गुणों वाले कुलों को किसमें शामिल किया जाता है? ऑर्डर में। जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति किसने दिया था? हेकल ने। 5 जगत तो हिटकर ने दिया था, लेकिन 3 जगत पद्धति दोस्तों हेकल ने दिया था, हेकल ने। जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति दिया था हेकल ने, प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा, यही इन्होंने दिया था, प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा। अच्छा, नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों की वैज्ञानिक नाम लिखने का कौन सा तरीका है? पहले वंश दूसरा जाति होगा, पहले वंश होगा दूसरा जाति होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पहला वंश दूसरा जाति। निम्नलिखित में किसने वर्गीकरण विज्ञान में भ्रौनिकीय किस कहता है कि निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान में भ्रौनिकीय लक्षणों का प्रयोग को लोकप्रिय बनाया था? पंचानन महेश्वरी। कहता है कि वर्गीकरण विज्ञान में भ्रौनिकीय लक्षणों के प्रयोगों का लोकप्रिय बनाया था पंचानन महेश्वरी ने, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। पुष्पी पादप को किसमें रखा गया है?
फेनरोगैम्स में, पुष्पी पादप को फेनरोगैम्स में रखते हैं, पुष्पी पादप को फेनरोगैम्स में रखते हैं, पुष्पी पादप को फेनरोगैम्स में रखते हैं, अपुष्पी पादप को क्रिप्टोगैम्स में रखते हैं, अपुष्पी पादप को क्रिप्टोगैम्स में रखते हैं, अपुष्पी पादप को क्रिप्टोगैम्स में दोस्तों रखा जाता है। क्रिप्टोगैम्स में सम्मिलित होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैम्स में है थैलिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैम्स में सम्मिलित है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैम्स में सम्मिलित है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अच्छा अच्छा, और फेंड्रोगैम्स में कौन कौन हो जाएगा? तो आवृत बीजी और अनावृत बीजी दोनों का दोनों हो जाएगा। ठीक है, फिंड्रोगैम्स में दोस्तों, फेंड्रोगैम देखो, क्रिप्टोगैम्स में कौन आएगा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। लेकिन फेंड्रोगैम्स की बात करें तो फेंड्रोगैम्स में आ जाएगा आवृत बीजी और अनावृत बीजी दोनों का दोनों। ठीक है, कुछ नोट्स है, इसको देखते हैं। कहता है दोस्तों कि हेट्रोट्रॉप्स प्रपोषण, हेट्रोट्रॉप्स में प्रपोषण होता है, हेट्रोट्रॉप्स में प्रपोषण होता है, और ऑटोट्रॉप्स में स्वपोषण होता है। हेट्रोट्रॉप्स में प्रपोषण होगा, हेट्रोट्रॉप्स में प्रपोषण, और ऑटोट्रॉप्स में स्वपोषण होगा। कृत्रिम वर्गीकरण की शुरुआत भी लिनियस ने ही किया था। कृत्रिम वर्गीकरण की शुरुआत लिनियस ने ही किया था। कृत्रिम वर्गीकरण की शुरुआत लिनियस ने ही किया था। अच्छा, जॉर्ज बेंथम और हुकर ने प्रकृति वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण स्टार्ट किया था। जॉर्ज बेंथम और हुकर ने प्रकृति वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण स्टार्ट किया था। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, वर्गीकरण का क्रम दिया गया है। सबसे पहले स्पीसीज आता है, माने जाति आता है, फिर वंश, फिर कुल आता है, फिर गण आता है, फिर वर्ग आता है, उसका जंतु प्लांट आता है, और सबसे बड़ा किंगडम होता है। ठीक है, टोटल 7 पायदान है, इसको ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले स्पीसीज यानी जाति, जीनस यानी वंश, फैमिली यानी कुल, ऑर्डर मतलब गण, क्लास मतलब वर्ग, उसके बाद डिवीजन या फाइलम मतलब डिवीजन दोस्तों जंतु में होता है, फाइलम प्लांट में होता है, लास्ट में किंगडम आता है। तो क्या देखे, जाति, वंश, कुल, गण, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, डिवीजन या फाइलम, उसका किंगडम। तो जाति, वंश, कुल, गण, क्लास, डिवीजन या फाइलम, या उसके बाद किंगडम आएगा। हिंदी में देखें तो जाति, वंश, कुल, गण। इंग्लिश में अगर देखें तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, क्लास, डिवीजन या फाइलम, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन या फाइलम, उसके बाद किंगडम आएगा। ठीक है, इसको याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। थैलोफाइटा समूह के पादप में कौन सा लक्षण पाया जाता है? दोस्तों थैलोफाइटा समूह में कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो पादप शरीर वास्तविक जड़ तना पत्ती विभेदित नहीं होता है। माने पादप शरीर जो होता है ना, पौधा का शरीर, वो वास्तविक जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है, ये थैलोफाइटा है। ठीक है, तो क्या देखें कि पादप शरीर वास्तविक जड़ तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होता है। इसका शरीर सुकाय सदृश होता है, माने थैलोफाइटा का शरीर सुकाय सदृश होता है, थैलोफाइटा का शरीर सुकाय सदृश होता है। अधिकांश पादप या तो जलीय या नम स्थानों पर उगते हैं। थैलोफाइटा के अधिकांश अधिकांश पादप जलीय होता है या तो नम स्थान पर उगता है, तो सारा का सारा सही है। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों कि थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार का प्रजनन करते हैं? थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में बीजाणु जनन करते हैं, बीजाणु जनन करते हैं। थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में बीजाणु जनन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है? तो शैवाल, शैवाल थैलोफाइटा समूह का पौधा है। शैवाल थैलोफाइटा समूह का पौधा है। मॉस दोस्तों ब्रायोफाइटा हो जाएगा, मॉस ब्रायोफाइटा है। कवक फंगी हो जाएगा, फर्न टेरिडोफाइटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि थैलोफाइटा शैवाल है, थैलोफाइटा शैवाल है, थैलोफाइटा शैवाल है, मॉस ब्रायोफाइटा है, मॉस ब्रायोफाइटा है, मॉस ब्रायोफाइटा है। कवक तो फंगी हो जाएगा, लेकिन फर्न टेरिडोफाइटा, फर्न टेरिडोफाइटा हो जाएगा। ठीक है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, और कौन सा कथन सही है वो देखना है। शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, शैवाल एक कोशिकीय है जो कि प्रोटिस्टा है। शैवाल एक कोशिकीय होते हैं जो कि प्रोटिस्टा है। शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं, प्लांट किंगडम। दोनों का दोनों दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक शैवाल के विशिष्ट लक्षण नहीं है?
तो सबसे पहले शैवाल का लक्षण जान ले। शैवाल का शरीर थैलस के समान होता है। शैवाल का शरीर थैलस के समान होता है। इसमें शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं। अधिकांश शैवाल दोस्तों जलीय होते हैं। ठीक है, गलत वाला को छोड़िए। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? क्लोरोफाइसी हरा शैवाल को कहते हैं। क्लोरोफाइसी हरा शैवाल है। क्लोरोफाइसी हरा शैवाल है। फियोफाइसी भूरा शैवाल है। फियोफाइसी भूरा शैवाल है। फियोफाइसी भूरा शैवाल है। रोडोफाइसी लाल शैवाल है। रोडोफाइसी लाल शैवाल है। तो आपने देखा क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, फियोफाइसी भूरा शैवाल और रोडोफाइसी लाल शैवाल है। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हाइड्रा की कोशिकाओं में पाया जाने वाला शैवाल है जुक्लोरेला। हाइड्रा की कोशिका में पाया जाने वाला शैवाल है जूक्लोरेला। हाइड्रा की कोशिका में पाया जाने वाला शैवाल है जूक्लोरेला। कौन सा शैवाल बर्फ की सतह पर उग सकता है? तो क्लेमाइडोमोनास। कौन सा शैवाल बर्फ की सतह पर उग सकता है? क्लेमाइडोमोनास। बर्फ की सतह पर उगेगा क्लेमाइडोमोनास। शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। शैवाल का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, साथ ही साथ सभी पौधा का कोशिका भित्ति भी सेलुलोज का ही बना होता है। जितने भी पौधा है ना, सारे के सारे कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। उसके साथ शैवाल का कोशिका भित्ति भी सेलुलोज का बना होता है। शैवाल की विभिन्न जातियां किस प्रकार का प्रजनन होता है? शैवाल की सभी जातियों में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो अलैंगिक होता है। शैवाल का जितना भी जाति है ना, सभी में अलैंगिक प्रजनन होता है, ये याद रखिएगा। कौन हरा शैवाल है दोस्तों? तो क्लोमाइडोमोनास हरा शैवाल है। वोलवॉक्स ये भी शैवाल है, ये भी हरा शैवाल है। और और यूनलोथ्रिक्स ये सारे के सारे हरा शैवाल है। तो क्लोमाइडोमोनास, वोलवॉक्स और यूनलोथ्रिक्स, क्लोमाइडोमोनास, वोलवॉक्स और यूनलोथ्रिक्स ये सारे के सारे हरा शैवाल है। निम्नलिखित में कौन सा एक हरा शैवाल नहीं है? दोस्तों लेमिनेरिया जो है ना, भूरा शैवाल है। लेमिनेरिया भूरा शैवाल है। लेमिनेरिया भूरा शैवाल है, लेकिन क्लोरेला हरा शैवाल है। स्पाइरोगोरा ये भी हरा शैवाल है और कारा भी दोस्तों हरा शैवाल है। तो आपने क्या देखा? क्लोरेला कौन शैवाल है? हरा शैवाल है। क्लोरेला हरा शैवाल है। स्पाइरोगोरा हरा शैवाल है। कारा हरा शैवाल है। लेकिन लेमिनेरिया भूरा शैवाल है। लेमिनेरिया भूरा शैवाल हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताइए। यूलोथ्रिक्स। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल है यूलोथ्रिक्स। अच्छा, अंतरिक्ष यात्री जो अपने भोजन के लिए ले जाते हैं ऊपर में शैवाल, वो क्लोरेला होता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री क्लोरेला को भी ले जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, भूरा शैवाल कौन है? तो लेमिनेरिया है, फ्यूकस है और सारगैसम है। तो सारगैसम लेमिनेरिया फ्यूकस, सारगैसम लेमिनेरिया फ्यूकस, सारगैसम लेमिनेरिया फ्यूकस सारे के सारे भूरा शैवाल है। सारगैसम लेमिनेरिया फ्यूकस दोस्तों, ये तीनों जो है भूरा शैवाल है। क्या देखा? सारगैसम लेमिनेरिया और फ्यूकस भूरा शैवाल है। अच्छा, सारगासो समुद्र का नाम पड़ा है शैवाल के कारण। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है शैवाल के कारण। दोस्तों, सरगासो समुद्र भी है, उसका नाम दिया गया है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सरगैसो शैवाल की मौजूदगी है, इसी के लिए। अच्छा, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? दोस्तों, लेमिनेरिया से। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से। केल्प प्राप्त होता है भूरा शैवाल से। देखिए, केल्प जो है ना, वो समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है, भूरा शैवाल से। तो केल्प प्राप्त हो जाता है भूरा शैवाल माने समुद्री शैवाल से। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से। निम्नलिखित में किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास भी कहा जाता है?
फियोफाइसी, और फियोफाइसी एक भूरा शैवाल है। किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास कहते हैं? फियोफाइसी। किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास कहते हैं? फियोफाइसी। और फियोफाइसी कैसा शैवाल है? भूरा शैवाल है। आगे एक नोट्स है, उसको देखेंगे। प्राकृतिक वर्गीकरण में वर्गीकरण करते समय प्राकृतिक वर्गीकरण करते समय बाहरी प्लस आंतरिक लक्षणों को भी ध्यान में रखा जाता है, जबकि केवल बाहरी लक्षणों का वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण में कहलाता है। देखिए, जब प्राकृतिक वर्गीकरण करेंगे ना, तो उस समय प्राकृतिक वर्गीकरण करते समय बाहरी और आंतरिक लक्षणों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन जब अगर हम कृत्रिम वर्गीकरण तो केवल बाहरी लक्षण को ध्यान में रखते हैं। यही बात यहाँ लिखा गया है। आगे देखेंगे, कहता है कि सिट्रिक एसिड की प्राप्ति एपरजीलस कवक से होता है। सिट्रिक एसिड की प्राप्ति एपरजीलस कवक से होता है। सिट्रिक एसिड की प्राप्ति दोस्तों, सिट्रिक एसिड की प्राप्ति एपरजीलस कवक से होता है। सिट्रिक एसिड की प्राप्ति एपरजीलस कवक से होता है। अच्छा, कीमोटैक्सोनोमी क्या है? तो इसमें शरीर में उपस्थित रासायनिक पदार्थ के आधार का वर्गीकरण किया जाता है। कीमोटैक्सोनोमी क्या है? कि इसमें शरीर में उपस्थित रासायनिक पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लैमिनेरिन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से। खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लैमिनेरी सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया से। कुछ समुद्री खरपतवार खाने से निम्नलिखित में से किस रोग के होने की संभावना नहीं होता है? तो वो गलगंड या घेंघा रोग। कुछ समुद्री खरपतवार खाने से किस रोग के होने की संभावना नहीं होता है? तो गलगंड या घेंघा रोग। अच्छा, लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण है? शैवाल के कारण। निम्नलिखित में कौन लाल शैवाल है? दोस्तों, पोरीफाइरा लाल शैवाल है। ग्रेसिलेरिया लाल शैवाल है। और जेलिडियम ये भी लाल शैवाल है। तो पोरीफाइरा जिसको बोलते हैं पोरीफाइरा एक लाल शैवाल है, ग्रेसिलेरिया लाल शैवाल है, और जेलिडियम ये भी लाल शैवाल है। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम वृद्धि माध्यम बनाने में काम आने वाला अगर अगर किससे प्राप्त होता है? कृत्रिम वृद्धि माध्यम बनाने में काम आने वाला अगर अगर किससे प्राप्त होता है? दोस्तों, ये शैवाल से ही प्राप्त होता है। ठीक है। अच्छा, अगर अगर किससे तैयार होता है? तो लाल शैवाल से। अगर अगर जिसको एगार एगार भी कहते हैं, तो अगर अगर रोग दोस्तों लाल शैवाल से प्राप्त होता है। अच्छा, एक कोशिकीय शैवाल कौन है? क्लेमाइडोमोनास। और क्लेमाइडोमोनास एक हरा शैवाल है, ये आप जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कहा कि एक क्लेमाइडोमोनास कैसा शैवाल है? तो एक कोशिकीय शैवाल है, और क्लेमाइडोमोनास एक हरा शैवाल भी है। शैवालों में संचित भोजन के रूप में क्या होता है? स्टार्च होता है। शैवालों में जो भोजन संचित रहता है ना, वो स्टार्च के रूप में रहता है। ठीक है, इसको याद रखिए। कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, नील हरी शैवाल और एजोला, ये सारे के सारे प्रयोग होता है। जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, नील हरी शैवाल और एजोला सारे के सारे प्रयोग में होते हैं। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? राइजोबियम, नील हरी शैवाल और एजोला सारे के सारे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है? तो ये रिक्सिया है। रिक्सिया दोस्तों ब्रायोफाइटा में आता है। रिक्सिया थैलोफाइटा में नहीं आता है, यह ब्रायोफाइटा में आता है। कौन? रिक्सिया जो पौधा है वो ब्रायोफाइटा में आता है। लेकिन कारा क्या है? एक शैवाल है। स्पाइरोगाइरा क्या है? शैवाल है। अल्वा भी शैवाल है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? तो देखिए, फियोफाइसी दोस्तों, फियोफाइसी का जो संबंध है वो मेनीटोल से है।
मतलब इसमें संचित भोज पदार्थ रहता है। और फियोफाइसी एक भूरा शैवाल है, ये आप जानते हैं। तो आपने क्या देखा कि फियोफाइसी का संबंध किससे, मेनिटोल से है। तो फियोफाइसी में एक मेनिटोल होता है जिसमें भोज पदार्थ संग्रहित होता है, और फियोफाइसी एक भूरा शैवाल है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि बाद बाकी इधर गलत है। एक और है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का संबंध फाइक्रोइथिरीन से है। रोडोफाइसी का संबंध फाइक्रोइथिरीन से है। रोडोफाइसी का संबंध फाइक्रोइथिरीन से है। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित जीवों पर विचार करना है, कौन सा शैवाल है। एगैरिकस क्या है, कवक है। एगैरिकस कवक है, एगैरिकस कवक है, एगैरिकस कवक है। एस्परजिलस ये भी कवक है, एस्परजिलस कवक है, एस्परजिलस कवक है, एस्परजिलस केवल कवक है। यूलोथ्रिक्स एक शैवाल है, यूलोथ्रिक्स शैवाल है, यूलोथ्रिक्स शैवाल है, यूलोथ्रिक्स शैवाल है। लेकिन अल्वा भी शैवाल है, अल्वा भी शैवाल है, अल्वा भी शैवाल है। तो यहाँ पे पहचानना था कि कौन क्या है, कौन शैवाल है, कौन कवक है। तो देखिए एगैरिकस क्या था, कवक था, एगैरिकस कवक था। एस्परजिलस कवक था, एस्परजिलस कवक था। यूलोथ्रिक्स शैवाल है, यूलोथ्रिक्स शैवाल है, अल्वा भी शैवाल है। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शैवाल से प्राप्त होता है। तो देखिए एल्जिन, एल्जिन और केराजिनिन, केराजिनिन, एल्जिन और केराजिनिन, एल्जिन और केराजिनिन दोस्तों शैवाल से प्राप्त होता है। एल्जिन और केराजिनिन शैवाल से प्राप्त होता है, लेकिन इफिड्रीन और टेनिन दोनों अलग अलग है, जो कि शैवाल से प्राप्त नहीं होता है। इफिड्रीन जो है ना, जिम्नोस्पर्म पदार्थ, जिम्नोस्पर्म प्लांट से प्राप्त होता है। इफिड्रीन जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होता है, इफिड्रीन जिम्नोस्पर्म प्लांट से प्राप्त होता है। और टेनिन जो है वृक्ष के छाल में संचित रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लाइकेन, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है। लाइकेन जो है वह एक नग्न चट्टान पर भी, जिस पर पेड़ पौधा नहीं है, उस पर भी पारिस्थितिक तंत्र प्रारंभ करने में सक्षम है। वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य है, कौन, लाइकेन। तो शैवाल और कवक के सहजीवी सहचर्य है। लाइकेन कहता है कि नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक तंत्र प्रारंभ करने का क्षमता रखता है, और यह किसके सहजीवी सहचर्य है, तो शैवाल और कवक के। आगे चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है हेलोटिज्म। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध हेलोटिज्म कहलाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध हेलोटिज्म कहलाता है। मतलब इन दोनों में, हेलोटिज्म में मालिक नौकर का संबंध है। लाइकेन नौकर होता है और शैवाल मालिक होता है, यही बात यहाँ पे कह रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन। कौन प्रदूषण संकेतक है, तो वो लाइकेन हो जाएगा। आप शैवाल नहीं मार दीजिएगा, लाइकेन होगा। प्रदूषण संकेतक कौन पौधा है, लाइकेन। प्रदूषण संकेतक पौधा लाइकेन है। शैवाल भी दिमाग में आ जाता है, लेकिन लाइकेन आप याद रखेंगे। अगला है, कौन निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक है, तो लाइकेन। SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक वही बात हो गया, लाइकेन हो जाएगा। अच्छा, पेड़ की छाल पर उगने वाला लाइकोन को क्या कहते हैं, कार्टिकोलस। पेड़ की छाल पर जो उगता है ना लाइकेन, उसको कोर्टिकोलस कहते हैं। और चट्टान पर जो उगता है उसको सेक्सिकोलस कहा जाता है। चट्टान पर जो लाइकेन उगता है उसको सेक्सिकोलस कहते हैं, लेकिन पेड़ की छाल पर जो उगता है उसको कार्टिकोलस कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे। कहता है, एक नोट्स है कि जुक्लोरेला, जुक्लोरेला समुद्री जीव हाइड्रा के शरीर में सहजीवी संबंध बनाए रखने वाला शैवाल है। जुक्लोरेला जो है ना, वो समुद्री जीव हाइड्रा के शरीर में, जुक्लोरेला की बात कर रहा है, तो समुद्री जीव हाइड्रा के शरीर में सहजीवी संबंध बनाए रखता है। कौन, जुक्लोरेला। अच्छा, प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्मा क्या है, तो कछुआ के पीठ पर उगने वाला शैवाल, प्रोटोडर्मा। कछुआ के पीठ पर उगने वाला शैवाल प्रोटोडर्मा।
कछुआ के पीठ पर उगने वाला सवाल प्रोटोडर्मा है, इसको याद रखेंगे। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्तों हम 80 तक करेंगे, बाद बाकी सेकेंड पार्ट में, ठीक है। चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को, चट्टानी स्तर पर जो लाइकेन विकास है ना, उसको हम सेक्सिकोलस कहते हैं। चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को कहते हैं सेक्सिकोलस। लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। और वो भी कौन सा लाइकेन? तो रोसेला नामक लाइकेन से। लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। रोसेला नामक लाइकेन से निकाला जाता है, याद रखिएगा। जापानी लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। जापानी लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो वह हो जाएगा इंडोकार्पन, ठीक है, इंडोकार्पन। अच्छा, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो लोबेरिया। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? लोबेरिया। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है दोस्तों? लोबेरिया हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, पादप जगत में कौन एक जलीय जीव है? कौन एक जलीय है? तो शैवाल। पादप जगत में दोस्तों ब्रायोफाइटा की बात नहीं कर रहा, मतलब पादप जगत की बात कर रहा है। पौधा जगत में कौन एक जलीय है? शैवाल। अच्छा, निम्नलिखित में से पौधा के किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है? तो थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा में विभेदित कार्य नहीं होता है। थैलोफाइटा में दोस्तों विभेदित कार्य नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है। फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन किस शैवाल में पाया जाता है? फ्यूकोजैंथिन भूरा शैवाल में पाया जाता है। फ्यूकोजैंथिन किस शैवाल में पाया जाता है? भूरा शैवाल में। फ्यूकोजैंथिन किस शैवाल में पाया जाता है दोस्तों? भूरा शैवाल में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में क्या विशेषता पाई जाती है? तो इसमें संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में जड़ नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में बीज नहीं पाया जाता है। सारे के सारे बात है। तो ब्रायोफाइटा में क्या विशेषता पाई जाती है? इसमें संवहन उत्तक ब्रायोफाइटा में दोस्तों संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है, जड़ नहीं पाया जाता है, बीज भी नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है क्या? लीवरवर्ट और मॉस। दोस्तों ब्रायोफाइटा में क्या ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है? लीवरवर्ट और मॉस। ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है लीवरवर्ट और मॉस। ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है लीवरवर्ट और मॉस। फर्न टेरिडोफाइटा का समूह है। फर्न जो है टेरिडोफाइटा का समूह है। फर्न टेरिडोफाइटा में आता है, इसको याद रखिएगा। कौन ब्रायोफाइटा नहीं है? देखिए, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा है, स्फैग्नम ब्रायोफाइटा है, मार्केंसिया ब्रायोफाइटा है। फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा है, स्फैग्नम ब्रायोफाइटा है, मार्केंसिया ब्रायोफाइटा है। लेकिन मर्सेलिया दोस्तों ब्रायोफाइटा नहीं है, ये टेरिडोफाइटा है। मर्सेलिया ब्रायोफाइटा नहीं है, यह एक टेरिडोफाइटा है, इसको याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में किसे पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं ब्रायोफाइटा को। पादप वर्ग का उभयचर दोस्तों ब्रायोफाइटा को कहते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइटा में। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइटा में। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को कहते हैं राइजोइड। ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिका से बढ़ने वाले उभार भाग को कहते हैं राइजोइड। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राइजोइड के बारे में सही है? राइजोइड का मतलब ब्रायोफाइटा, राइजोइड ब्रायोफाइटा समूह का है। तो निम्नलिखित में कौन राइजोइड के बारे में सही है? तो सही एक को है इसमें। इसमें एक सेकेंड, कौन सा सही नहीं कह रहा है, मैंने कौन सा गलत है, तो सही वाला को देखेंगे। ब्रायोफाइटा राइजोइड के बारे में, जो राइजोइड होता है ना, इसकी संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल रोम के समान होता है। जो राइजोइड है दोस्तों, इसकी संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल रोम के समान होता है। साथ ही साथ जो राइजोइड है,
इसके विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचनाएं होती है। ये ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 85 नंबर, 90 तक करेंगे इसको। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो देखिए सब का सब सही सुमेलित है। हिपैटिकोप्सिडा, कैसा नाम है, हिपैटिकोप्सिडा लीवरवर्ट, हिपैटिकोप्सिडा लीवरवर्ट है, हिपैटिकोप्सिडा लीवरवर्ट है। एंथो एंथोसिरोप्सिडा हॉर्नवर्ट है, एंथोसिप्रोप्सिडा हॉर्नवर्ट है, एंथोसिप्रोप्सिडा हॉर्नवर्ट है। और ब्रायोप्सिडा क्या है, मॉस है। एक बार फिर से नाम को देखेंगे, बहुत डिफिकल्ट है। हेप्टिकोप्सिडा, हेप्टिकोप्सिडा लीवरवर्ट हो जाएगा, हेप्टिकोप्सिडा लीवरवर्ट है, हेप्टिकोप्सिडा लीवरवर्ट है। एंथोसिप्रोप्सिडा, एंथोसिप्रोप्सिडा, एंथोसिप्रोप्सिडा हॉर्नवर्ट है, एंथोसिप्रोप्सिडा हॉर्नवर्ट है। और ब्रायोप्सिडा, बायोप्सिडा मॉस है। ठीक है, सारा का सारा सही है। निम्नलिखित में किसे वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किसको कहते हैं, टेरिडोफाइटा को। 86 नंबर क्वेश्चन है कि वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किसको कहा जाता है, टेरिडोफाइटा को। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किसको कहते हैं, टेरिडोफाइटा को। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं टेरिडोफाइटा को। विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है, विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है, तो वो टेरिडोफाइटा हो जाएगा। विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है दोस्तों, वो हो जाएगा टेरिडोफाइटा। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है, तो मॉस टेरिडोफाइटा में नहीं है क्योंकि मॉस ब्रायोफाइटा है। मॉस दोस्तों ब्रायोफाइटा है, इसको याद रखिएगा। मॉस क्या है, ब्रायोफाइटा है। लेकिन टेरिडोफाइटा कौन कौन है, क्लब मॉस टेरिडोफाइटा है। देखिएगा यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, क्लब मॉस तो टेरिडोफाइटा है लेकिन खाली सिंगल मॉस रहेगा तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा। तो टेरिडोफाइटा क्लब मॉस हो जाएगा, हॉर्स टेल हो जाएगा और फर्न। क्लब मॉस, हॉर्स टेल, फर्न। क्लब मॉस, हॉर्स टेल और फर्न दोस्तों टेरिडोफाइटा है, लेकिन मॉस जो है वो ब्रायोफाइटा है। निम्नलिखित में किस एक जीव में संवहन उत्तक पाया जाता है, मार्सिलिया में। संवहन उत्तक पाया जाता है मार्सिलिया में, संवहन उत्तक पाया जाता है मार्सिलिया में। संवहन उत्तक किसमें पाया जाता है, मार्सिलिया में। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको 2-4 बार देखेंगे तो पूरी तरह से याद हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा। तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।